हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राधे हिंदी एकेडमी पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ईदगाह कहानी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता हो, हमने इससे पहले वीडियो में ईदगाह कहानी का मूल पाठ अध्ययन कर लिया था। तो आज हम इस वीडियो में हम ईदगाह कहानी का तथ्यपरक अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से तथ्य ईदगाह कहानी से जुड़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो दोस्तों, ईदगाह कहानी के बारे में हम बात करें तो ये मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। ईदगाह। इससे पहले प्रेमचंद जी की मैंने एक कहानी आपको पढ़ा दी है, वो है हमारी दुनिया का सबसे अनमोल रतन। तो वो कहानी मैंने पढ़ा दी है। तो आज हमारी जो कहानी है वो है ईदगाह। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो मैंने दोस्तों प्रेमचंद के बारे में जो हमने पहली कहानी पढ़ी है, वो दुनिया में सबसे अनमोल रतन, तो उसमें मैंने प्रेमचंद जी के बारे में विस्तार से बताया है कि प्रेमचंद जी के बारे में जो भी तथ्य महत्वपूर्ण हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो वो आप उसी वीडियो में देख लेना कि प्रेमचंद जी के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको सब बता दिया, विस्तार से बताया है। उनके कहानी संग्रह, उनकी प्रमुख कहानियाँ और उनके उनसे जो भी तथ्य जुड़ते हैं वो मैंने सारे बता दिए हैं। तो इस वीडियो में हम केवल ईदगाह कहानी के तथ्यों की चर्चा करेंगे। इसमें हम लेखक के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। लेखक के बारे में मैंने पहले ही उस कहानी में बता दिया है। तो दोस्तों, इस कहानी में हम ईदगाह कहानी के तथ्यों की बात करें तो सबसे पहले इसके प्रकाशन पर बात करेंगे कि यह कहानी सबसे पहले साल 1938, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा साल है? साल 1938 में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। दोस्तों क्षमा चाहूँगा, यहाँ साल 1938 नहीं 1933 होगी। तो यह कहानी सबसे पहले 1933 ईस्वी में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, क्योंकि ईदगाह कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1933 है। ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो जो ईदगाह कहानी का प्रकाशन वर्ष है वो 1933 है, जो चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और बाद में इस कहानी का जो संग्रह है वो मानसरोवर भाग वन में है। प्रेमचंद जी की सभी कहानियों का जो संग्रह है वो मानसरोवर नाम से 8 खंडों में हुआ है। तो मानसरोवर का जो पहला खंड है उसमें ईदगाह कहानी संकलित है। तो ठीक है दोस्तों, ये आप अपने पर नोट कर लेना। मानसरोवर भाग वन में संकलित है ये कहानी। अगर हम दूसरे बिंदु की बात करें तो दूसरा बिंदु है कि हामिद के माता पिता का निधन हो चुका है और वो अपनी दादी के साथ रहता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको मूल कहानी पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो हामिद है। हामिद अपनी दादी के पास रहता है, उसकी दादी का नाम अमीना है। तो हामिद अपनी दादी के पास रहता है, उसके माता पिता की मृत्यु हो गई है। और जैसा कि ईदगाह कहानी के नाम से ही स्पष्ट है कि ईदगाह, तो ये ईदगाह के पर्व पर जो ईद होती है उसमें रमज़ान के महीनों में जो ईद होती है, रमज़ान के रोज़ों के बाद उसी का परिवेश इसमें लिया गया है। तो रमज़ान के इस महीने में ईद पर बच्चे जब मेला देखने जाते हैं तो उसी का चित्रण है कि उसमें हामिद भी मेला देखने जाता है। यही सब इसमें बताया गया है। तो वो मैंने आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट बिंदु पर हम देखें तो हामिद की दादी उसे बताती हैं कि उसके पिता पैसे कमाने के लिए चले गए हैं। एक्चुअली बात यह है कि हामिद के पिता और माता की मृत्यु हो चुकी है। तो जब वो अपनी दादी से पूछता है कि माँ, हमारे अब्बा जान कहाँ हैं, तो दादी बताती हैं कि उसके पिता पैसे कमाने गए हैं और वो बहुत सारा पैसा कमा कर लेके आएंगे। और उसकी माँ अल्लाह के पास सुंदर उपहार लेने के लिए गई हैं। और उसकी जो माँ है तो वो अल्लाह मियाँ के पास गई हैं, तेरे लिए बहुत से खिलौने लेकर आएंगी, उपहार लेकर आएंगी, ऐसे करके दादी उसे बहला देती हैं। हामिद अपने लिए कुछ नहीं खरीदता, वह अपनी खाली खाला के लिए चिमटा खरीदता है। यानी दोस्तों, जो हामिद है वो जब मेले में जाता है तो उसके पास कुल 3 पैसे होते हैं। मैंने आपको बताया कि हामिद के पास कुल 3 पैसे होते हैं। तो वो वहाँ से मेले में से न खिलौना खरीदता है, न कोई मिठाई खरीदता है। वह अपनी दादी के लिए वो अपनी दादी के लिए सिर्फ चिमटा खरीदता है। ठीक है दोस्तों, उन 3 पैसों का वो अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर आता है कि दादी जब खाना बनाती हैं तो उनका रोटी सेकते समय उनके हाथ जल जाते हैं, इसीलिए, ताकि खाना बनाते समय उनके हाथ न जलें। नेक्स्ट बिंदु हमारा, तो इस कहानी से हमें प्रेम और त्याग की सीख मिलती है। यानी इस कहानी में हमें देखने को मिलेगा कि बच्चों में किस प्रकार से प्रेम और त्याग का, बच्चों में इतना वो नहीं होता, लेकिन जब हामिद
बड़े का रोल खेलता है यानी बुजुर्ग का रोल खेलता है, तो उसी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने बताया है कि प्रेम और त्याग हामिद के ही माध्यम से इसमें बताया गया है। नेक्स्ट बिंदु है, हामिद हामिद का चरित्र हमें बताता है कि अभाव उम्र से पहले बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है। यानी दोस्तों अगर ये कहानी आप पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ी है तो उसमें आपने देखा होगा कि हामिद अन्य बच्चों के साथ जाता है, वही अन्य बच्चे अपने पिताजी के साथ जाते हैं तो कोई खिलौने खरीदता है, कोई उसमें से मिठाइयाँ खाता है, लेकिन हामिद के पास कुल उतने ही पैसे हैं, 3 पैसे ही हैं, तो वो उन्हीं 3 पैसों से अपने लिए, अपने घर के लिए कोई चीज़ लेके आता है जो उसके दादी के काम आएगी खाना बनाते समय। तो इसमें देखेंगे कि उसके पास इतना पैसा नहीं है, अभाव है पैसों का, लेकिन वो समझदार है, तो उसी का इसमें वर्णन किया गया है। अगर हम इसके में पात्रों की बात करें तो पात्रों पर एक बार ध्यान देना दोस्तों कि हामिद है, सबसे पहले तो मेन कैरेक्टर हामिद है, जो मेला में कितने पैसे लेकर गया है, तो 3 पैसे लेकर मेले में गया है और चिमटा लेकर आया है। और जब दोस्तों में उस चिमटे की बात चलती है तो वो अपने चिमटे को क्या बताता है, तो रुस्तम हिंद बताता है अपने चिमटे को। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना कि हामिद अपने चिमटे को क्या पुकारता है, तो रुस्तम हिंद पुकारता है। फिर है अमीना। अमीना कौन है, तो वो हामिद की बूढ़ी दादी हैं। ठीक है दोस्तों, जिनके पास हामिद रहता है। आबिद कौन है, तो आबिद हैं हामिद के पिता। ये मुख्य रूप से तो नहीं है लेकिन गौण पात्र हैं जिनकी चर्चा हामिद की दादी करती हैं, तो वो कौन है, आबिद। हैजा से उनकी मृत्यु होती है। ठीक है दोस्तों, तो हामिद के पिता की मृत्यु कैसे होती है, तो हैजा के कारण उनकी मृत्यु होती है। महमूद कौन है, अब हम देखेंगे महमूद, मोहसिन, नूर, सम्मी, ये 4 बच्चे हैं पड़ोस के जो उसके साथ ही मेला देखने के लिए जाते हैं। तो महमूद के बारे में देखें तो महमूद है वो 12 पैसे लेकर गया है मेला में और वो सिपाही खरीदता है। ठीक है दोस्तों, हामिद को केला खाने दिया और जब महमूद केले खाता है तो वो सिर्फ केले खाने के लिए सिर्फ हामिद को ही देता है और किसी को नहीं देता। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। अब है नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर मोहसिन। मोहसिन है वो 15 पैसे लेकर जाता है मेले में। ये कितने पैसे लेकर जाता है, तो 15 पैसे लेकर जाता है, जिनका वर्णन है मैं उन्हीं का बता रहा हूँ। और ये भिस्ती खरीदता है, यानी मोहसिन क्या खरीदता है, भिस्ती खरीदता है। रेवड़ी लेकर हामिद को चढ़ाता है, यानी ये रेवड़ी लेता है, मिठाई में अपने रेवड़ी लेता है खाने को, और हामिद उसी के पास खड़ा है, तो ये मोहसिन हामिद को बार बार रेवड़ी देकर चिढ़ा रहा है। फिर है नूरे। ठीक है दोस्तों, नूरे ने क्या खरीदा है, तो वकील खरीदा है और सम्मी ने अपनी धोबन खरीदी है। तो इन लोगों ने क्या क्या खिलौने खरीदे हैं, महमूद ने अपना सिपाही खरीदा है, मोहसिन ने भिस्ती खरीदी है और नूरे ने वकील खरीदा है और सम्मी ने धोबन खरीदी है। इसमें एक और कैरेक्टर का नाम आया है, वो है चौधरी कायम अली। ठीक है दोस्तों, ये वो कैरेक्टर है जब उसकी दादी, हामिद की दादी अमीना, जब देखती हैं कि बच्चों में खुशी है, तो उसी में एक नाम आया है, ये चौधरी कायम अली। तो ये साहूकार है, इसके पास लोग पैसा लेने के लिए जाते हैं, तो इसी का नाम आया है। तो वो कौन है, चौधरी कायम अली। दोस्तों इसको भी ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये चौधरी है, साहूकार है, तो इसका नाम आया हुआ है जिससे लोग पैसा लेने के लिए जाते हैं। तो वो कौन है, तो कायम अली है। ठीक है दोस्तों, इसमें मुख्य पात्र यही है। अब हम आगे देखेंगे। आगे हम इसके प्रमुख उद्धरण की बात करें तो इसमें प्रमुख उद्धरण हैं, ये लाइनें आप ध्यान रखना, ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस कहानी की लाइनें कई बार पूछी गई हैं एग्जाम में, तो आप ये ध्यान रखना। आशा तो बड़ी चीज है और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी पुरानी टोपी है जिसका मोटा गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान थैलियाँ और अम्मीजान नियम शर्तें लेकर आएंगी तो वह दिल में अरमान निकाल लेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली लाइन यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना जरूर। आशा तो बड़ी चीज़ है और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई को पर्वत बना देती है। अब नेक्स्ट पंक्ति की बात करें तो नेक्स्ट पंक्ति है, इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। तो ये पंक्ति उस समय की है जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो आपको ध्यान होगा कि जब जो ग्रामीण लोग हैं, जब हामिद और उसके गांव के जो परिवार के जो साथी गए हैं, तो जैसे ही वो शहर में जाते हैं तो वो ईदगाह में ईद ईद की नमाज अदा करने के लिए जाते हैं। तो वहीं से है कि इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए, यानी जो नमाज की पंक्ति थी उसी में पीछे जाके खड़े हो गए। फिर है आगे, कितना सुंदर संचालन है, कितना सुंदर व्यवस्था है, कितनी सुंदर व्यवस्था है,
जाते झुकमें सिजदे साथ एक सार लाखों, यानी एक साथ ये लाखों शेर हैं वो सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ खड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जो नमाज है उसी उसी का वर्णन है कि लाखों सर एक साथ सजदा करते हैं, एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ बैठते हैं, उसी का वर्णन है। अब नेक्स्ट देखेंगे तो उसकी दादी अमीना का है। अमीना ने छाती पीट ली, यह कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा, सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली, वे लोहे का चिमटा उठा लाया। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, ये बाद की इम्पोर्टेंट पंक्ति है क्योंकि इसमें जो हामिद है वो मेले से आया है और उसी का इसमें चित्रण किया गया है कि हामिद कुछ भी लेकर नहीं आया, वो चिमटा लेकर आया है। फिर नेक्स्ट है कि बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना ब्याह, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। यानी जब वो अपनी दादी से कहता है तो कि दादी मैं तो चिमटा इसलिए लेके आया कि तुम खाना पकाओ तो तुम्हारे हाथ ना जलें। तो ये बात सुनकर उसकी दादी का जो गुस्सा होता है, क्रोध होता है, तो वो स्नेह में बदल जाता है कि ये बच्चा मेरा कितना ध्यान रखता है, इसको अपनी दादी की मेले में भी याद रही और वो मेरे लिए चिमटा लेकर आया, न उसने कुछ खाया न पिया। तो इसमें वही है। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी कहानी दोस्तों? इससे जो भी तथ्य थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें ये आप फिर से ध्यान देना कि ईदगाह कहानी का प्रकाशन 1933 में हुआ। इसका सबसे पहले प्रकाशन चांद पत्रिका में हुआ था और बाद में इसे मानसरोवर भाग वन में संकलन किया इसका। ठीक है दोस्तों, और मैंने सब बता दिया, तो धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, प्रेमचंद जी के बारे में अगर आपको विस्तार से जानना है तो आप जो मेरी पिछली कहानी है प्रेमचंद जी की, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, उसमें आप जाकर पढ़ लीजिए। प्रेमचंद जी के बारे में मैंने बहुत विस्तार से बताया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, राधे हिंदी एकेडमी। तो उसी से आप जुड़ जाइए तो आपको ये पीडीएफ वहीं पे प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मेरा टेलीग्राम कौन सा है, तो राधे हिंदी एकेडमी के नाम से आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा, तो उसी पे ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।